मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग को केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ा रहे थे बाबू, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ाए थे। केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग को बताए थे। आज ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है, तो देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हर चीज का होता है। तो केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है बाबू, तो आगे हेडलाइन दीजिए और लिखिए लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन, तो देखिए बाबू, केमिकल इक्वेशन बहुत सारे इंफॉर्मेशन को नहीं बतला पाता। रिएक्शन तो होता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं बतलाता है। केमिकल इक्वेशन के बारे में ये डिटेल्स में नहीं बतलाता है। यही कारण इसका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन हो गया। तो पहला लिमिटेशन क्या है बाबू, तो पहला लिमिटेशन है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या हो गया बाबू, जैसे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो इस सब के बारे में नहीं बतला पाता है। सेकंड में द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को भी नहीं बतलाता कि कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। थर्ड में क्या था बाबू, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। देखो ये भी नहीं बतलाता है कि कितने समय में रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इसके बारे में भी नहीं बतलाता है। ठीक है ना बाबू। पांचवा कंडीशन है द कंडीशन नेसेसरी टू स्टार्ट एंड carry on the reaction देखो बाबू, एग्जांपल के तौर पर कहता है कि द कंडीशन नेसेसरी टू स्टार्ट, कहता है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, और कैरी का मतलब आगे तक लेकर जाना, यानी
रिएक्शन को स्टार्ट करना, आरंभ करना और कैरी करना, आगे तक प्रोसीड कराने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन के बारे में भी आपका केमिकल इक्वेशन आपको नहीं इंफॉर्मेशन बतला पाता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए, अब हम कंडीशन की बात किए ना, तो कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए आप कहते हो ना, इज एनी कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड। सेकंड में व्हाट इज द टेम्परेचर, क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर नीडेड टू start and carry on the reaction, start and carry on the reaction। कहता है कि स्टार्ट एंड कंटिन्यू, बाबू कैरी नहीं, कंटिन्यू ऑन द रिएक्शन, कंटिन्यू द रिएक्शन लिखो ना। रिएक्शन को कंटिन्यू और स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर का क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके बारे में भी नहीं बतलाता है। छठा, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दैट इज हीट इज इवॉल्व्ड, और हीट क्या होगा, इवॉल्व करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बाबू, एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ। केमिकल इक्वेशन का क्या हुआ बाबू, लिमिटेशन हो गया। कहता है पहला लिमिटेशन के रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को नहीं बतलाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट में रिएक्टेंट लेंगे उसके बारे में नहीं बतलाता है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा इसके बारे में नहीं बतलाता है, किस रेट से फास्ट होगा कि रिएक्शन स्लो होगा ये भी नहीं बतलाता है, कि किस रेट, यानी रेट का मतलब क्या, रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, इसके बारे में भी केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेशन नहीं बतला पाता है। फिर कहता है कि अगर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए और आगे तक प्रोसीड कराने के लिए कंडीशन होते हैं, क्या क्या रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कैटलिस्ट किसको कहा जाता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जब तक आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो रिएक्शन, तो हम आगे बतलाएंगे कैटलिस्ट के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। और टेम्परेचर के बारे में बतलाएंगे कि अगर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं बाबू जिसको कंप्लीट कराने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं कहीं प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम प्रेशर का तो यहाँ डिस्कस नहीं किया हूँ, सिर्फ कैटलिस्ट और टेम्परेचर के बारे में बतला दिया हूँ, लेकिन ऐसे प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, या तो हीट उससे रिलीज होंगे या हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन। तो इसके बारे में भी आपका केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेशन नहीं देता है बाबू, तो टेंशन नहीं लेना है। वन बाय वन आई विल डिस्कस यू। आगे लिखिए बाबू, ये तो लिमिटेशन हो गया।
केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आगे हेडलाइन दीजिए, इसेंशियल ऑफ essential of a chemical equation. Essential of a chemical इक्वेशन। तो बाबू इसेंशियल केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला पॉइंट देके लिखिए। देखिए आवश्यकता इसलिए पड़ी बाबू कि इट शुड रिप्रेजेंट एक्चुअल चेंज ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बतलाता है बाबू? एक्चुअल केमिकल चेंज कर दो ना, रिएक्शन का एक्चुअल केमिकल चेंज सबसे अच्छा रहेगा। ये एक्चुअल केमिकल चेंज के बारे में बतलाता है बाबू। सेकंड थिंग क्या बताता है कि ये बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम आपको बता रहा है, ठीक। थर्ड क्या आता है? इट शुड बी मॉलिक्यूलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? मॉलिक्यूलर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर का मतलब that is all the substance should be expressed as molecules। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो देखिए बाबू ये आपका क्या हुआ? इसेंशियल, ये रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है। क्या ये हमेशा एक्चुअल केमिकल चेंज के बारे में बतलाता है कि वास्तव में केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में बतलाता है। कहता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। थर्ड में कहता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर होना चाहिए। कहता है कि जितने भी सब्सटेंस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे, किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बाबू? मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो चलिए मॉलिक्यूल्स के बारे में बतलाएंगे बाबू कि मॉलिक्यूल्स के बारे में तो आप लोग को बता ही थे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, आगे हेडलाइन दीजिए। ये लिमिटेशन, केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन बता दिए। केमिकल इक्वेशन आपके लिए इसेंशियल क्यों है वो बतला दिए। लेकिन केमिकल इक्वेशन बहुत कुछ आपको बतलाता है। केमिकल इक्वेशन आपको बहुत कुछ के बारे में बतलाता है बाबू। To make a chemical equation, more इंफॉर्मेटिव। क्या बतलाता है? मोर इन्फॉर्मेटिव आने का मतलब ये अधिक से अधिक क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ध्यान दीजिए, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमें मोर इंफॉर्मेटिव क्यों बनाता है बाबू? पहला में लिखिए,
to indicate the physical state of the reactant and the product, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में बतलाता है। तो कैसे बाबू? तो देखो इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखवा देते हैं बाबू। पहला पॉइंट देके लिखो तो अपवर्ड एरो may be used to indicate, क्या इंडिकेट करता है बाबू? इंडिकेट ए गैसियस स्टेट या गैसियस प्रोडक्ट इन द इक्वेशन। गैसियस प्रोडक्ट इन द इक्वेशन। एक गैसियस प्रोडक्ट के बारे में बतलाता है बाबू। सेकंड में पॉइंट देख लिखिएगा, डाउनवर्ड एरो may be used to indicate, क्या ये बतलाता है बाबू? एन इंडिकेट एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। किसके बारे में? इंसॉल्युबल प्रोडक्ट या प्रेसिपिटेट के बारे में बतलाता है। इसको पीपीटी भी कहा जाता है। तब देखो बाबू एग्जांपल लेकर बतलाते हैं, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो और फिजिकल स्टेट के बारे में बतलाते हैं। अगर बाबू जिंक क्या है? सॉलिड है। H2SO4 क्या होता है? एक्वस होता है। तो देखिए सॉलिड एक्वस, ये फिजिकल स्टेट के बारे में बतला रहा है। किसको? ये रिएक्टेंट हुआ ना। तो देखो ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बाबू? ZnSO4 बनता है। अब बताओ ZnSO4 भी क्या देता है? एक्वस देता है। क्या देता है? एक्वस। प्लस में H2 के ऊपर अपवर्ड एरो। तो देखो ये जो अपवर्ड एरो दिए हैं ये क्या बतला रहा है? ये गैसियस प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन क्या है? गैस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बाबू? गैस के फॉर्म में है। ZnSO4 क्या है? एक्वस के फॉर्म में है। जिंक सॉलिड, H2SO4 एक्वस। तो फिजिकल स्टेट के बारे में बतला दिया। फिर ये क्या बतला दिया कि गैसियस फॉर्म में है। ये कौन सा एग्जांपल है बाबू? ये जिंक के साथ लिए। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या लेंगे? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का नाम सुना बाबू? तो सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में होता है? एक्वस के फॉर्म में होता है। और इसको किसके साथ? NaCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। ये भी एक्वस में लिया जाता है। किस फॉर्म में लिया जाता है? एक्वस में लिया जाता है बाबू। इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये व्हाइट कलर का होता है। ये सोडियम क्लोराइड होता है बाबू। सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखो जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करेगा बाबू तो Ag किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। तो AgCl बनता है। और ये क्या हो गया? डाउनवर्ड एरो हो गया। क्या हो गया बाबू? लेकिन यहाँ पे स्टेट के बारे में बतलाना है ना। तो ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है और प्लस में NaNO3 देता है बाबू। क्या देता है? NaNO3 किस फॉर्म में?
एक्वस के फॉर्म में हो गया, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड आइकॉन देखो बाबू, सिल्वर क्लोराइड हो गया। ये पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं, क्या है प्रेसिपिटेट। ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हो गया बाबू। चलो तो देखिए बता दिया ना, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बतला दिया। KgCl सॉलिड होगा, NaNO3 क्या होगा एक्वस होगा, और ये क्या होगा डाउनवर्ड एरो क्या बतला रहा है कि इनसॉल्युबल है। AgCl क्या है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, ये क्या करता है ये सॉल्यूशन NaCl में जाकर ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल रह जाता है। तो चलिए अब सेकंड में लिखिए, अब सेकंड पॉइंट देखिए बाबू, टू इंडिकेट हीट चेंज, किसके बारे में बतलाता है बाबू, हीट चेंज के बारे में बतलाता है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये टू इंडिकेट द हीट चेंज, टू इंडिकेट द हीट चेंज। सेकंड में ले लीजिए, ये हीट चेंज के बारे में बतलाता है। हीट चेंज का मतलब क्या होता है बाबू, इसमें हम दो पार्ट में पढ़ा देते हैं, आगे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। जो हम आपको बतलाए थे केमिकल इक्वेशन में का लिमिटेशन में कि क्या नहीं बतलाता है बाबू, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में नहीं बतलाता है, तो उसके बारे में आगे चल के आया। ए में लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिक्कत, द रिएक्शन इन बीच the reaction in which heat is released or produced in an equation is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, तो देखिए क्या बताया है, ये हीट चेंज के बारे में बतलाता है बाबू, किसके बारे में बतलाता है, हीट चेंज के बारे में बतलाता है। तो देखो एग्जांपल के तौर पर देते हैं, पहला एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन गैस को किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है बाबू, तो क्या बनता है NH3 गैस देता है। अब प्लस में क्या निकलता है, हीट निकलता है। कितना हीट निकलता है बाबू, तो अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसा बोल दीजिएगा 92 किलो जूल पर मोल, लेकिन ऐसा कोई पूछेगा आपसे नहीं बाबू, ऐसे 92 किलो जूल पर मोल हीट निकलता है। अब बैलेंस है बाबू, यहाँ नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 यहाँ 2, क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो गया। सेकंड में अगर मीथेन गैस को O2 के प्रेजेंस में, O2 गैस, किसके पर गैस, कहां से O2 लेते हैं, एयर से, यानी एयर, मीथेन कहां से, एयर से, और सॉरी ऑक्सीजन कहां से, एयर से। तब क्या देखो बाबू, अगर मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है बाबू, तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। अब प्लस में हाइड्रोजन रह गया ना, तो प्लस में कुछ हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है और H2O लिक्विड होता है। और ये लिक्विड किस फॉर्म में होगा बाबू, वाटर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। अब प्लस में हीट निकलता है, कितना हीट निकलता है बाबू, 890 किलो जूल
पर मोल। 890 किलो जूल पर मोल। ठीक है बाबू, इतना ही हीट निकलता है। या तो हीट भी लिख दे सकते हो, वो भी लिख दे सकते हो। देखो बैलेंस है बाबू, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 4, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया बाबू। लेकिन सॉरी 2 और 2 4, 2। तो बाबू मीथेन को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाया। अब कोक को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तब क्या बनेगा बाबू, Ca2 गैस प्लस हीट देता है, और हीट कितना देता है 393.5 किलो जूल पर मोल देता है। याद कर लीजिएगा, ये सब कहीं कहीं पूछ देता है। ये बैलेंस है बाबू, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये क्या है, बैलेंस है। अब देखो चौथा में देखो क्या होता है बाबू। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट देता है बाबू। ठीक है, क्या देता है बाबू। अभी से कहिए कि सर कितना होता है, तो इसका नहीं है बाबू, कितना है। तो चलिए बाबू, ये आपको क्या बतला है, ये आपको बतला दिए बाबू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बतला दिए बाबू। अब देखिए बाबू, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बाबू, एंडोथर्मिक। इसमें क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। अगर आरएचएस साइड में अगर हीट होता है तो वो इंडिकेट करता है रिलीज को। अगर एलएचएस साइड में, अगर रिएक्टेंट साइड अगर हीट ऐड होता है तो वो इंडिकेट करता है किसको, एब्जॉर्ब को। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में था, अगर हीट प्रोडक्ट साइड में लिखा गया हो तो ऑलवेज क्या होगा, रिलीज होगा या प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अगर हीट रिएक्टेंट साइड में अगर हो तो क्या होगा, वो ऑलवेज एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, उसको हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बी में लिखे बाबू एंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन the reaction in which heat is absorbed in the equation, in the chemical equation is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी इसमें हीट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बाबू, कार्बन सॉलिड फॉर्म में लेते हैं बाबू, जिसको कोक कहते हैं। लेकिन देखो वहां कार्बन को किसके साथ करवाए थे, ऑक्सीजन के साथ करवाए थे। लेकिन यहाँ कोक को H2O गैस यानी स्टीम के साथ। तो क्या करेगा ये हीट। अब आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा, चल रहा है ना बाबू, कि सर कोक क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 128 किलो जूल होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। कितना, 128। क्या देगा बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताते हैं, अभी बताते हैं। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बाबू।
क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, कोक क्या होता है? जब वुड वगैरह को बर्न करते हो बाबू, जब वुड वगैरह बर्न करता है या तो बर्न करने के बाद जो रेसिड्यू वुड का कुछ पार्ट्स बचा रह जाता है, कंप्लीट बर्न एस फॉर्म में नहीं आता है, कंप्लीटली वुड बर्न होकर एस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो रिमेनिंग जो रेसिड्यू होते हैं वुड का वो क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कोक कहलाता है। या कोयला को जलाते हो तो उससे भी निकलता है जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, कोयला को जलने के बाद उसको भी क्या कहते हैं? आपको कोक कहते हैं। और उस पर जब क्या करोगे? वाटर डालना, स्टीम। जब वाटर डालोगे गैस वाटर वेपर, तो क्या होगा? उस पे हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब देखो बाबू सेकेंड एग्जांपल, आइस आपने देखा होगा। अगर वाटर को सॉलिड फॉर्म में, तो वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है बाबू तो क्या होगा? आइस होगा। तो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है और किस में चेंज करता है? H2O लिक्विड में चेंज करता है। कितना हीट? 6 किलो जूल एनर्जी निकलता है इससे। अब देखो आप थर्ड में देखो, नाइट्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन गैस और प्लस में क्या बाबू? ऑक्सीजन गैस। तो देखो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और प्लस में क्या होता है? यहां से भी हीट रिलीज होता है। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बाबू तो क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बाबू, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बैलेंस है? यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये भी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड में देखिए बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाता है, CaCO3 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब इसको हीट दिया जाता है, क्या देते हैं? हीट देते हैं बाबू, तो किसमें कन्वर्ट होता है बाबू? पता है? किसमें कन्वर्ट होता है? CaCO3। देखो CaCO3 तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म होता है और प्लस में CO2 गैस बाहर आता है बाबू। क्या आता है? CO2 गैस बाहर आता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या करेगा? ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्रेक हो जाते हैं किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। उसी तरीके से बाबू बैरियम हाइड्रोक्साइड है फिफ्थ में, BaOH2, नाम सुने हो ना? BaOH2। अब देखो BaOH2 को अमोनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ बाबू? जब बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं बाबू तो क्या निकलता है? हीट रिलीज नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या करता है? जब बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बाबू? हीट को एब्जॉर्ब करता है। बनाता क्या है? बैरियम क्लोराइड बनाता है, BaCl2। और प्लस में जब BaCl2 आएगा बाबू, बैरियम क्लोराइड हो गया ना और अमोनियम क्लोराइड था ना, उसके बाद अब बनेगा क्या? रिमेनिंग पोर्शन में क्या बनेंगे? NH4OH2, NH4 और OH रह गया तो NH4, सॉरी है ना बैरियम, हाँ NH4OH। अब देखो बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोक्साइड कितना? 2, यहाँ हाइड्रोक्साइड कितना? 1। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन। तो हमें बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करें बाबू? तो 2NH4 कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना कर दे बाबू? नाइट्रोजन 2 उधर हो गया, तो यहाँ पे 2NH4Cl कर देते हैं, तो 4 दूनी 8,
8 और 2 10, ऑक्सीजन भी 2 हो गया बाबू, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया बाबू। देखिए बैरियम क्लोराइड इसको कहते हैं, बैरियम क्लोराइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, ये आपको हीट चेंज के बारे में बतलाता है। अब कौन सा इंफॉर्मेशन देता है बाबू? अब देखिए, अब हम आपको बतलाया था ना किसके बारे में, याद करिए, हम आपको बतलाए थे बाबू, कैटलिस्ट के बारे में बतलाए थे, टेम्परेचर के बारे में बतलाए थे, प्रेशर के बारे में बतलाए थे। और रिएक्शन तो याद करना पड़ेगा बाबू, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। रिएक्शन को लिखने का ट्रिक है कि अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन रिएक्शन को लर्न करना ही पड़ेगा, मेमोराइज इट। अब देखो, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच, थर्ड में, टू इंडिकेट द कंडीशन under which the reaction take place, to indicate the condition under which the reaction take place। वो कौन से कंडीशन है जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। टू इंडिकेट द कंडीशन, वह कंडीशन क्या होगा, वह कंडीशन क्या है, अंडर बीच, जिसके अंडर रिएक्शन होता है, वह कंडीशन क्या है। तो देखो, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, किसके नाम बना था, एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बतलाता है बाबू। किसके बारे में बतलाता है, कैटलिस्ट के बारे में बतलाता है। तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। हम क्या बताए थे, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको प्रोसीड कराने के लिए या जिन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है बाबू, कि वैसा ऑब्जेक्ट जब हम रिएक्शन में डालेंगे तब भी जाकर वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे वो देखो, अगर हम तुमको क्या बताया था, अमोनिया बनाते हैं, N2 गैस प्लस H2 गैस, तो हमें अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया, NH3 गैस। इसको क्या कहते हैं बाबू, अमोनिया। इसको बैलेंस कर देते हैं, 2NH3 हो गया बाबू, 3H2 हो गया, बैलेंस हो गया ना। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, अमोनिया। देखिए, डायरेक्ट अमोनिया नहीं बनेगा, जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करिएगा, ऐड करिएगा, तो आपका अमोनिया नहीं तैयार होगा। तो अमोनिया तैयार करने के लिए क्या होता है बाबू, देखो, हमें 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, कितना, 500 डिग्री सेल्सियस। और 2 ATM क्या,
प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, और प्लस में रिएक्शन में आपको क्या डालना पड़ेगा, आयरन डालना पड़ेगा, आयरन का पीस डालना पड़ेगा। रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, एक तो टेम्परेचर हाई करना होगा, प्रेशर 200 एटीएम रखना होगा, और रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ उसमें क्या डालना होगा, आयरन का पीस भी डाल देना होगा सॉल्यूशन में, तब जाकर 500 डिग्री सेल्सियस और 200 प्रेशर पे क्या तैयार होगा, अमोनिया तैयार होगा। क्या हो गया, अमोनिया। तो ये क्या हो गया, एक कैटेलिस्ट हो गया। आपका कैटेलिस्ट क्या हो गया, आयरन हो गया। इसी को क्या कहते हैं बाबू, कैटेलिस्ट, कैटालिस्ट कहा जाता है। अब देखो बाबू, हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया। अब बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है। ध्यान दो बाबू, हम क्या तैयार, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जानते हो कहां से आता है, आप वुड वगैरह बर्न करते हो ना, कोयला वगैरह जब जलाते हो तो उससे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है तो कब, ध्यान दो, 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटीएम क्या होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए बाबू, 300 एटीएम, और किसके साथ, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में Cr2O3, यही ना, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 के साथ, जब ये क्या हो गया, कैटेलिस्ट हो गया। क्या हो गया आपका, कैटेलिस्ट हो गया। तो क्या बनता है, CH4OH बनता है। क्या बनता है बाबू, ये लिक्विड मिथानॉल इसको कहते हैं, मिथानॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, मिथानॉल बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन के बारे में बतला है, उसके एडवांटेज के बारे में बतला है, क्यों रिक्वायरमेंट था उसके बारे में बतला है, केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है उसके बारे में बतला दिए, उसका क्या लिमिटेशन रहा इसके बारे में डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।